मैं अपने आप को नुकसान पहुंचा रहा था। उसका बेहतरीन इलाज यह था कि उसे हंस हंस कर सुलगाया जाए। मैं रुख बदल कर बाथरूम में घुस गया। मेरा इरादा मुंह धोने का था, लेकिन हथेलियों पर ठंडे पानी का लम्स महसूस करके तबीयत गुस्ल पर माइल हो गई। मैं ताज़ा दम होकर गुस्ल खाने से निकला तो मेरा मूड तब्दील हो चुका था। मैंने ड्राइंग रूम के सिरे पर रुककर गजाला और सुल्तान शाह से कुछ छेड़छाड़ की और फिर वीरा के कमरे में दाखिल हो गया। तुम आते हो तो मुझे यूं महसूस होता है कि मेरी खोई हुई तवानाइयां वापस लौट रही हैं। वीरा ने मुस्कुरा कर कहा, तुम्हारी कोई तवानाई कहीं नहीं खोई, बस कभी कभी हवास खो जाते हैं। आज ज्यादा ना पी लेना। उसने मुझे जवाब नहीं दिया। खामोश बैठी अपने गिलास से खेलती और कुछ सोचती रही। बुद्ध की तरह खामोश क्यों बैठी हो? मैं यहां तुम्हारा रुखे रोशन देखने के लिए नहीं आया, बुलाया गया हूं। मैंने जलकर उसे टोका। हम लोग जिस समत में जा रहे हैं तुम उससे मुतमईन हो? उसकी जुबान से वो गहरा और संजीदा सवाल सुनकर मैं हैरान रह गया। शुरू से हमारी समत एक ही है, इसमें अब तक कोई तब्दीली नहीं आई। मैंने भी संजीदगी से कहा, यह तुम्हारी गलत फहमी है। पहले हम अपने तौर पर काम करते थे। अब्बुल खान हमारा मुआवन और दस्तरास्त हुआ करता था, लेकिन रफ्ता रफ्ता और शायद बहुत गैर महसूस तरीके से ये सब बदलता जा रहा है। अपनी इब्तिदा के मुकाबले में आज हमारा रुख बहुत ज्यादा बदला हुआ है। यहाँ कोई तीसरा नहीं है। पहलियां बुझवाने की बजाय खुलकर बात करो। मैंने उलझ कर उसे मशवरा दिया। मेरा एहसास है कि अब हम दो पाकिस्तानी एजेंसियों के अलाकार बन चुके हैं। एक तरफ STF है और अब IB के ज़ाब्ते जगह जगह हमारी राह रोक रहे हैं। ऐसा नहीं है, वो लोग हमें मशवरे देते हैं, अपनी वसी तर मालूमात की रोशनी में रहनुमाई फराम करने की कोशिश करते हैं, हमारा रास्ता कभी नहीं रोकते। तुम मेरी तरह वाक़यात का तनकीदी जायज़ा नहीं लेते, इसलिए इन खुश फहमियों में मुब्तला हो। मेरा ख्याल है कि तुम अपनी दलील के हक में एक भी मिसाल नहीं दे सकती। मैंने वसूख से कहा, जान एशकोफ की ताज़ा तरीन मिसाल तुम्हारे सामने है। हम उसे जानू वासिल कर देना चाहते थे, जलाल ने हमें रोक दिया। वीरा ने मेरी आंखों में आंखें डालकर कहा, इसे तुम क्या कहोगे? अब हम कदम कदम पर उसकी इजाजत के मोहताज होते जा रहे हैं। हम अब भी अपनी मनमानी कर सकते हैं। वह हुकूमती हलकों का करीबी आदमी है। उसने हमें यह समझाना चाहा था कि जान या किसी और अहम अमरीकी को मारकर हम पाकिस्तान की कोई खिदमत नहीं करेंगे, बल्कि संगीन मसाइल खड़े कर देंगे। हमारा नस्बुल ऐन इस मुल्क की सरबुलंदी है। हमने इसकी बात मान ली। तुमने उसे छोड़ दिया, लेकिन कोई आम बदमाश उसे गोली मार देता तो तुम यह हुकूमत क्या कर लेती? क्या सराइयों की कोई इंतहा नहीं होती? अपने ख्याली घोड़ों को लगाम दो। बदमाश किसी को बिला वजह नहीं मारता, मारता है तो सूली पर भी लटक जाता है। जलाल हमारे ऐसे अंजाम से खौफजदा है, इसलिए हमें समझाता और रोकता रहता है। तुम देख लो कि जान स्मिथ दिल्ली में मारा गया और अमरीकी उसके कातिल को यहां तलाश कर रहे हैं। वीरा अपने गिलास से अस्काच का एक घूंट लेकर हंस पड़ी। अमरीकी कुछ नहीं कर रहे, वो बुज़दिल हैं, डर कर भाग गए और तलाश का तोक तुम्हारी पुलिस के गले में डाल गए। जान भागा है, उसका चीफ क्लर्क लैरी अब भी कराची में मौजूद है। लैरी कराची में है? वीरा की आंखें चमक उठी। तो हम उसको क्यों नहीं रगड़ देते? इस वक्त हमारी तवज्जो राह पर मरकूज है। फिलहाल लैरी को भूल ही रहो, वक्त आने पर उसके बारे में भी बात हो जाएगी। ऐसे लोग बार बार तुम्हारे निशाने पर नहीं आएंगे। CIA में चीफ क्लर्क का ओहदा बहुत अहम होता है। वीरा ने मुझे समझाना चाहा। नहीं वीरा, ऐसा नहीं होगा, यह खुली दहशतगर्दी होगी। अगर तुम लैरी को सिर्फ इसलिए मार देना चाहती हो कि वो CIA में चीफ क्लर्क है, तो फिर कौन महफूज रहेगा? हर मुमताज अमरीकी तुम्हारे निशाने पर होगा। हमारी लड़ाई उनसे है जिन्होंने हमको डसा है। वीरा के पेशानी पर बल पड़ गए। फिर तुमने जान एशकोफ को इस नजरिए के तहत छोड़ा है। उसके अज़ाइम जहरीले हैं, मगर उसने अभी तक पाकिस्तान को अमली तौर पर कोई नुकसान नहीं पहुंचाया। तुम्हारे लिए उसकी बेगुनाही बल्कि मासूमियत का सबसे बड़ा सबूत है। अब तुम तंज कलामी पर उतर आई। वो मुझे जिंदा या मुर्दा पकड़ना चाहता है। मेरा दुश्मन है, मैं भी उसका दोस्त नहीं बन सकता। उसने अपने गिलास से एक घूंट और लिया, फिर बोली, छोड़ो, ये बात बहुत दूर निकल जाएगी। ये बताओ कि तुम्हारी वीडियो फिल्म का क्या चक्कर है? इतनी आम बात तुमने आज तक मुझसे छुपाई हुई थी। मुझे खुशी हुई कि एजेंसियों के अलाकार बनने वाली बात इसके जहन से निकल गई थी। इसमें सबसे बड़ी खूबी या खामी यही थी कि वो जिस मौजू पर अपनी बात मनवाने में नाकाम हो जाती थी, उसे झट बदल देती थी, ताकि उसे ज्यादा खिफत का सामना न करना पड़े। खिफत या नदामत से उसकी अनाप पसंदी मजरूह होती थी। इसमें छुपाने वाली कोई बात नहीं थी। फिल्म उनके कब्जे में होती तो मैं जरूर उसका जिक्र करता। एक चीज जो भड़कती हुई आग में जलकर राख हो गई, उसका जिक्र करना बेसूद है। ये रीना अजीत राय कौन थी? वीरा के सीने में तजस्सुस और इश्तियाक की आग भड़क रही थी। एक खुबरू और बेकस लड़की थी जो अपनी बीमार मां के इलाज की खातिर राग के भेड़ियों के हत्थे चढ़ गई थी। खासी खूबसूरत थी। वीरा ने अपना गिलास खाली करके पूछा,
काशी से भी कुछ ज्यादा। मैंने गौर से उसकी तरफ देखते हुए जवाब दिया। तुम अंदाजा लगा सकती हो कि मैं कैसे इम्तिहान से गुजरा हूंगा। मुझसे बेपर की हाँकने की कोशिश ना करो, मैं तुम्हारी रग रग से वाकिफ हूं। तुम शुरू से ही आशिक मिजाज हो। बिला वजह की इल्जाम तराशी ना करो, मैंने तुर्शी से कहा। तुम मेरे कितने मुआशिकों से वाकिफ हो। तुम अब सुधरने की कोशिश कर रहे हो तो इतने पारसा ना बनो। अपने बारे में तुम मेरे तजर्बात को नहीं जुटला सकते। वो सच कह रही थी, उसको जुटलाना नामुमकिन था। मैं उसे यह नहीं बता सकता था कि मैंने शी में अपना मकाम बरकरार रखने के लिए उसकी ख्वाहिशात के सामने सर तस्लीम खम किया था। असबाब कुछ भी रहे हों, वीरा के मामले में मेरा दामन साफ नहीं था। क्या तुम्हें इन तल्ख बातों के सिवा कुछ नहीं सूझता? मैंने बेचारगी से पूछा। मैं तो रंगीन बातें कर रही थी जिसमें तलखी तुमने खोली है, उसने मुझे आंख मारकर वालियाना अंदाज में कहा। अब सच सच बता दो कि रीना का क्या किस्सा था। वाग और तेल का खेल था। मेरा ख्याल था कि वो खलवत में भी मुझे नहीं बहका सकेगी, मगर उरा की तरबियत याफ्ता थी। शिकार को अपने शिकंजे में कसने के फन में ताक थी। जब तेल ऊपर से नीचे बह रहा हो तो ढलान में दम तोड़ते हुए अंगारे भी यकायक भड़क उठते हैं। मैं यकायक कमजोर लम्हों में घिर कर रह गया था और पोशीदा कैमरों ने तुम्हारी और रीना की फिल्म बना ली। वीरा ने मखमूर और धीमी आवाज में कहा, ला हौला वला कुव्वत। मैंने दोनों हाथों से अपना सर थाम लिया और चलाए हुए अंदाज में कहा, हाँ, उन्होंने फिल्म बंदी कर ली। बाद में रीना ने यह बात खुद मुझे बता दी। जब दूसरे जराए से उसकी तस्दीक हो गई तो मैंने वो फिल्म नेस्तो नाबूद कर दी। रीना को अपने महकमे का राज तुमको बताने की क्या जरूरत थी? मेरी बरहमी भी उसका तजस्सुस दूर न कर सकी। तुम इतनी बारीकियों में जाओगी तो ये कहानी कई दिनों तक खत्म नहीं होगी। मैंने उसी शीशे में उतार लिया था। वो लड़की मेरे बहुत काम आई है, रीना अजीत राय, वीरा ने सख्ती से दुहराया। इस वक्त मेरे दिल में रकाबत के शोले भड़क रहे हैं। मेरे बस में होता तो मैं इसी वक्त दिल्ली पहुंचकर उस कमीनी का चेहरा लहूलुहान करती थी। उसे तुम्हारे करीब आने की हिम्मत कैसे हुई? मैं उसके लबो लहजे पर यकायक संभल गया। मुझे मामले की नजाकत का एहसास हो चुका था। इस वक्त वो वीरा नहीं रही थी। उसका वजूद में सोई हुई अनापरस्त और मुंतकीमुल मिजाज ब्लैक क्वीन झुरझुरी लेकर बेदार हो चुकी थी। ब्लैक क्वीन अपने पसंदीदा मर्द पर कभी किसी और लड़की का साया पड़ना पसंद नहीं करती थी। मेरे मामले में उसकी पसंद या मर्जी का कोई दखल नहीं था। उसके बड़ों ने उसे हुक्म देकर मेरी तरफ धकेला था। वो अपना फर्ज पूरा कर रही थी। मैंने उस लड़की का नाम अपने दिल पर नक्श कर लिया है। वीरा ने खला में तकते हुए ख्वाबनाक आवाज में कहा, जब भी मौका मिला मैं उसको नहीं बख्शूंगी। मुझे अंदाजा हो गया कि वीरा अदाकारी नहीं कर रही थी। मेरे और रीना के बारे में कोई बात जानकर उसे शदीद ज़हनी झटका लगा था और वो अपने हवास में नहीं रही थी। मैं तेजी से अपनी जगह छोड़कर सोफे पर उसके बराबर में जा बैठा। वीरा नशे में हरगिज नहीं थी, लेकिन इस वक्त उसकी घनी पलकें आंखों पर झुकी पड़ रही थी। गुलाबी पपोटे बार बार उसकी नीलगू आंखों को अपने पीछे छुपाने की कोशिश कर रहे थे। अपने निशाने पर मेरे हाथ का दोस्ताना दबाव महसूस करके वीरा ने पूरी कोशिश से आंखें खोलकर मेरी तरफ देखा। एक आसूदा सी बेसाख्ता मुस्कुराहट उसके होंठों पर तैर गई। उसने अपनी आंखें बंद करके अपना सर मेरे शाने से टिका दिया। चंद मिनट तक हम दोनों इसी तरह बेहिस्सो हरकत बैठे रहे। बस मैं अपने बाजू पर उसके दिल की धड़कनें महसूस कर रहा था। बिल्कुल ऐसा मालूम हो रहा था जैसे वीरा मुझसे बातें करते करते किसी ट्रांस में चली गई हो। चंद मिनट बाद उसने कसमसाना शुरू किया और फिर आंखें खोल दी। इस वक्त वीरा का दाएं हाथ में थमा हुआ खाली गिलास उसकी गोद में था। अपने ट्रांस से बाहर आते ही उसने गैर इरादी तौर पर अपना दाहिना हाथ उठाया और खाली गिलास पर निगाह पड़ते ही थके हुए अंदाज में हंस पड़ी। ओह, गिलास खाली हो गया। मुझे क्या हुआ था? तुम मेरे पहलू में क्यों बैठे हुए हो? वीरा को कुछ याद नहीं था कि पिछले चंद मिनटों में वो किस कैफियत से गुजरी थी। वो इस पर शिज़ोफ्रेनिया का वाज़े हमला था जिसका मुजाहिरा मैंने पहली बार देखा था। वो दोहरी शख्सियत के मरीजा थी या शदीद डिप्रेशन और सदमे के बायस उस ज़हनी हमले का शिकार हो गई थी। तुम्हें कुछ नहीं हुआ था? तुमने फरमाइश की, मैं तुम्हारे पहलू में आ बैठा और तुम मेरे शाने पर सर रखकर जरा ऊँग गई। हम क्या बातें कर रहे थे? उसने अपने ज़हन पर जोर देने की कोशिश करते हुए कहा, चाहे तुम्हारी और रीना की वीडियो फिल्म की बात हो रही थी। मैंने तुम्हें हर बात बता दी थी। तुम STF के बारे में कुछ कह रही थी। मैंने उसे अलग होते हुए बताया। मैं रीना की तरफ से उसका जहन हटाना चाह रहा था। मुझे डर था कि वो इस हसीन भारतीय जासूसा के बारे में सोचती रही तो दोबारा सदमे से दो चार हो जाएगी। हाँ, हम पहले आज़ाद थे, जो चाहते थे कर गुजरते थे। मैं कहती हूँ कि अब इन एजेंसियों से अपना पीछा छुड़ाओ। तुम्हारी बातें समझ में आने वाली हैं। दूसरों से मशवरा करके कोई कदम उठाऊंगा, अचानक किनारे कशी मुनासिब नहीं होगी। उसी वक्त दरवाजे पर तेज दस्तक हुई और मैं हड़बड़ाकर अपनी जगह से खड़ा हो गया। अगले हिले में सुल्तान शाह कमरे का दरवाजा खोलकर अंदर आ चुका था। अव्वल खान का फोन है।
वो तुमसे बात करना चाह रहा है। सुल्तान शाह ने इतला दी और मैं बिला तवक्कुफ दरवाजे की तरफ बढ़ गया। मैं ड्राइंग रूम में पहुंचा तो गजाला फोन पर मसरूफ थी। मुझे देखते ही उसने रिसीवर मेरी तरफ बढ़ा दिया। हाँ खान, क्या खबरें हैं? मैं रिसीवर खान से लगाते ही पूछा। यह बहुत लंबा चक्कर है यार। मेरे कानों में अव्वल खान की जोशीली आवाज आई। इस काम में TNT का कोई आदमी भी चंदन का शरीक है। सनी वाले पोल में फोन की लाइन गायब है। इस लाइन को कैबिनेट से ही चंदन के घर की तरफ मोड़ दिया गया है। तुम्हें पूरा यकीन है कि यह इतला दुरुस्त है? मैंने मुस्तरबाना अंदाज में पूछा। चंदन के घर के करीबी खंबे से इंस्ट्रूमेंट लगाकर देखा गया है। सनी के दफ्तर के नंबर पर की जाने वाली कॉल की घंटी वहां बज रही है। फिर चंदन को इसके घर से इसी वक्त उठा लेना चाहिए। उसे मोहलत मिल गई तो काम बिगड़ सकता है। तुम ठीक कह रहे हो। मेरा ख्याल है कि कोई कदम उठाने से पहले अच्छी तरह सोच समझ लो। चाहो तो तुम जलाल से मशवरा भी कर सकते हो। मेरे ज़हन में वीरा के कहे हुए अल्फाज गूंज उठे थे। मैंने चिढ़कर कहा, तुम हर बात में जलाल को दरमियान में क्यों लाते हो? वो अपनी मजबूरियों और मसलहतों का पाबंद है। ये एक सफारतकार का मामला है। वो ऊपर से क्लियरेंस के बगैर कोई कार्रवाई नहीं होने देगा। तुम भूल रहे हो कि वो खुद भी चंदन की तरफ से बहुत मुश्तिल है। अव्वल खान ने मेरी बात काट कर कहा। एक सरकारी मुलाजिम का जाती इख्तियार उसकी जात तक महदूद रहता है। वो अपने महकमे का डिसिप्लिन तोड़कर पॉलिसी के खिलाफ कोई कदम नहीं उठाएगा। मैं उसे जानता हूँ। वो एक मिसाली सरकारी मुलाजिम है। इस वक्त हमें रोक देगा। उसने जान के मामले में भी शिकवा किया था। अव्वल खान ने दबी जुबान से कहा, तो हमसे नाराज हो सकता है। मैं उसे संभाल लूंगा, तुम यहाँ आ जाओ। मैंने खुश्क लहजा में कहा और फोन बंद कर दिया। ये कोई अच्छी बात नहीं है कि तुम जलाल को नजरअंदाज कर दोगे, सुल्तान शाह ने कहा, जो मेरे पीछे आ खड़ा हुआ था। मैं उसे नजरअंदाज नहीं कर रहा, मुश्किलात से बचा रहा हूँ। हम उसे जान अजकोफ के बारे में मशवरा करते तो वो हमें हरगिज आगे न बढ़ने देता। तुमने बाद में देखा कि वो हमारे इकदाम पर खुश था। उसकी बेखबरी हमारे और उसके लिए सूदमंद साबित होगी। बार बार ऐसा नहीं हो सकता। आप उसे मशवरा ना लें, उसे अपने इरादे से आगाह कर दे ताकि वो चंदन के उठाए जाने के बाद पेश आने वाले हालात के बारे में कोई मुनासिब मनसूबाबंदी कर सके। गजाला ने सुल्तान शाह की तायद करते हुए कहा, अपने फैसलों के लिए आप उसके मशवरों के पाबंद नहीं हैं। गजाला ने बहुत माकूल राय दी थी। हम लोगों से करीबी मरासम के हवाले से यह जलाल का हक बनता था कि उसे किसी अहम पेश रफ्त से कबल अज वक्त या कम अज कम बर वक्त आगाह कर दिया जाए। मैंने उसे फोन करने के इरादे से हाथ बढ़ाया ही था कि फोन की घंटी बजने लगी। मैंने रिसीवर उठाया तो दूसरी तरफ से जलाल मेरी मिजाज पुरसी कर रहा था। बहुत लंबी उम्र है तुम्हारी, मैंने बेसाख्ता हंसते हुए कहा। अभी तुम्हारा जिक्र खैर हो रहा था। मैंने तुम्हें फोन करने का इरादा किया और इधर तुम्हारा फोन आ गया। यार मैं अपने चक्करों में कुछ ज्यादा ही उलझ गया हूं, लेकिन तुम्हारी भी फिक्र है। वो फोन वाले मामले की रिपोर्ट मिली या नहीं? लाइन चंदन के घर में जा रही है। मैंने इसी वक्त उसे उठा लेने का फैसला कर लिया है। जलाल के कहने सुनने से पहले मैंने उसे अपने इरादे से आगाह कर दिया। उसे उठा लो। जलाल को अल्फाज सुनकर मेरा दिल खुशी से उछल पड़ा। वो कह रहा था, यह नाजुक सफारती मामला है, मैं अपने हाथ साफ रखना चाहता हूँ। मेरा कोई आदमी उधर नहीं भटकेगा। मेरी मानो तो अव्वल खान और उसके आदमियों को भी अलग थलग रखो। इस काम में किसी एजेंसी का नाम नहीं आना चाहिए। जलाल को वो अल्फाज होलनाक थे। वो चंदन के किस्से को रिकॉर्ड से दूर रखना चाहता था। इसका मतलब था कि चंदन की रिहाई का कोई इम्कान नहीं था। उसे कैद में रहना था या अपने जराइम की पादाश में इबरतनाक मौत के घाट उतर जाना था। ये काम मैं खुद करूंगा, मैंने चंद लम्हों के सकूत के बाद जवाब दिया। मगर मेरे पास कोई ठिकाना नहीं है। उसे उसकी कमीनगाह से निकालने के बाद मैं उसे खान ही के हवाले करूंगा। वहां उसकी बेहतरीन खातिर तवाज़े होती रहेगी। चंदन बहुत खतरनाक आदमी है। उसने कोई नया गुल खिलाया है। वो किसी रियायत के काबिल नहीं है। क्या कोई मसला खड़ा हो गया है? मैंने चौंक कर पूछा। रात 8 बजे इतला मिली है कि लैरी कल सुबह जल्द अज जल्द एजेंसियों के नुमाइंदों से मिलना चाहता है। उसकी ख्वाहिश है कि इस बार STF के नुमाइंदे को भी इजलास में शामिल किया जाए, क्योंकि उसे डैनी और मजहर के बारे में कुछ नए शवाहिद मिले हैं। लैरी? मैंने हैरत से दोहराया। क्या CIA का एक चीफ क्लर्क ऐसी किसी मुलाकात की ख्वाहिश करने का हक रखता है? हक किसी को भी नहीं है। उसने रस्मी तौर पर दरख्वास्त की होगी। यह हालात की सितम ज़रीफ़ी है कि हम इन लोगों की दरख्वास्त को भी अहमियत देने पर मजबूर हैं। मेरा बस चले तो मैं ज़ाती तौर पर इस मुलाकात से साफ इनकार कर दूं। वैसे अमरीकी प्रोटोकॉल में क्लर्क का ओहदा खासा अहम होता है, तो इनकार क्यों नहीं कर देते? मैंने दानिस्ता वो सवाल कर डाला। सिविल सर्वेंट की ज़ात कुछ नहीं होती। वो हुक्म का बंदा है। ये इजलास कल 11 बजे कराची में होना है और मैं यहाँ मौजूद हूँ, इसलिए मुझको अपने महकमे की नुमाइंदगी के लिए नामजद किया गया है। बकिया लोग भी शायद वही होंगे जो अपने पुरफरेब दुश्मनों को अच्छी तरह पहचानते हैं।
जलाल के जवाब में उसके अंदर का कर्ब बेनहा था। एसटीएफ की तरफ से कौन आएगा? मैंने पूछा। ये इस्लामाबाद वालों की मर्जी पर मुनहसर है। उसके जवाब से बेगानगी मुतरश्शित थी। जान ने लैरी को जानबूझकर यहां छोड़ा है ताकि उसके इशारों पर वो तुम्हें सताता रहे। मालूम यही होता है। इजलास का चक्कर अचानक खड़ा हुआ है। एसटीएफ गैर आईनी तंजीम है। इसके नुमाइंदे किस हैसियत में आ सकते हैं? यह पहले भी हो चुका है। इजलास ऑफ द रिकॉर्ड होगा। अमरीकियों को टेक्नोलॉजी में ऐसी बर्तरी हासिल है कि उन्होंने बहुत सी कौमों को जिज किया हुआ है। वो दोस्ती का एहसान जताकर एसटीएफ का नाम नहीं उछालते, वरना इसके वजूद और सरगर्मियों से खासी हद तक बाखबर है। फिर मालूम होता है कि कुर्रा फ़ाल अपने खान के नाम ही निकलेगा। इसे अभी अभी मेरी बात हुई है, वो इजलास से बेखबर है। अगर उसे शरीक होना है तो आज रात किसी जरिए से उसे पैगाम मिल जाएगा। तुमने अभी तक ये नहीं बताया कि चंदन और कल के इजलास में क्या ताल्लुक हो सकता है। अभी मैं कुछ नहीं कह सकता, ये मेरी छठी हिस्स कह रही है। सुबह तुमने चंदन को फैक्स भेजा और शाम को लैरी ने मुश्तरका इजलास का मुतालबा पेश कर दिया। ये इत्तिफाक नहीं हो सकता। इन दोनों बातों में कोई ना कोई चीज मुश्तरक जरूर है। इजलास को तुम देख लेना, मैं चंदन की खबर लेता हूं। मैंने कहा, जो कुछ भी होता है मुझे बाखबर जरूर रखना। आज मेरी रात सदफ मेंशन ही में काली होगी। सारा किस्सा ही निमट गया। मैंने गजाला और सुल्तान शाह को खुशखबरी सुनाई। वो मेरा फैसला सुनकर खुश हो गया। हम चंदन को उठाएंगे। वो चंदन की गिरफ्तारी में मदद नहीं देगा? वीरा ने पूछा, जो मेरी बात सुनती हुई ड्राइंग रूम में आ गई थी। वो अलग रहेगा। उसके मशवरे पर अब्दुल खान को भी दूर रखा जाएगा। मैंने इन लोगों को मजीद खुशखबरी सुनाई। एक मरतबा फिर सरगर्मी से बातों का सिलसिला चल निकला। इस वक्त तक वीरा अपने जज्बाती बहरान पर काबू पाकर नॉर्मल हो चुकी थी। उसने ज्यादा शराब नहीं पी थी और कमजोरी के किसी इजहार के बगैर पूरी सरगर्मी से गुफ्तगू में हिस्सा ले रही थी। वो तीनों मेरी और जलाल की कही हुई हर बात जान लेने के ख्वाहिशमंद थे, क्योंकि इस बातचीत ने जलाल की तरफ से मेरा दिल किसी आईने की तरह साफ कर दिया था। थोड़ी देर बाद अब्दुल खान भी तीसरी मरतबा हमारे घर आ पहुंचा। उसे मेरी और जलाल की गुफ्तगू का इल्म नहीं था, इसलिए वो माहौल में घुटन और तलखी की उम्मीद लेकर आया था। उसने हम चारों को खिलाफ तवक्का हशाश बचा पाया तो उसकी आंखों में हैरत तैरने लगी। बाद में उसे ये जानकर अजहद खुशी हुई कि जलाल ने मेरे फैसले की मुकम्मल तौसीक कर दी थी। उसकी हद से बड़ी हुई खुशी को एतदाल में लाने के लिए जब मैंने उसे ये बताया कि हमसे दूर रहेगा तो उसका मुंह लटक गया। अमली कामों में भरपूर हिस्सा लेकर उसे हमेशा अजीब सी आसूदगी मिलती थी। फिर अब तुम्हारा क्या प्लान है? सब कुछ सुन लेने के बाद अव्वल खान ने पूछा। मैं सुल्तान शाह को अपने साथ लेकर जाऊंगा। इससे पहले मुझे तुम्हारी ब्रीफिंग की जरूरत होगी। मैंने कहा, तुम मुझे इस ऑपरेशन से दूर रख सकते हो, लेकिन मेरी फोर्स के जवानों को हर वक्त अपनी दस्तरस में पाओगे। उसने फख्र से बताया। इस वक्त भी मेरे 2 आदमी चंदन के घर से दूर रहकर उसकी निगरानी कर रहे हैं। आमतौर पर वो घर में अकेला रहता है, मगर आज उसके पास एक लड़की आई हुई है। घर में इनके सिवा कुछ तीसरा फर्द नहीं है। तुम्हारे वो दोनों आदमी वहां से कब लौटेंगे? मैंने सवाल किया। वो सुबह 8 बजे आने वालों से अपनी ड्यूटी बदलेंगे। मैं अभी उन्हें अहकाम दे देता हूं। वो तुम्हारे काम में कोई मुदाखला नहीं करेंगे।